नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रधान अध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित इस टॉपिक संप्रेषण में। तो मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हम लोग संप्रेषण क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और दो प्रकारों के बारे में भी जाने थे, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण के बारे में जाने थे। आज हम तीसरा संप्रेषण जो है औपचारिक संप्रेषण के बारे में जानेंगे। मित्रों, आपसे आग्रह, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं औपचारिक संप्रेषण से। तो मैं बता देता हूँ कि औपचारिक संप्रेषण होता क्या है। आप ऐसे उसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका संक्षेप में इसको बताते चलता हूँ। तो औपचारिक संप्रेषण का मतलब होता है औपचारिकता, यानी जब दो ऐसे व्यक्ति जुड़े होते हैं, किसी कार्यालय या किसी कार्यभार से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से किसी दफ्तर से जुड़े होते हैं, बल्कि उनके संबंध कोई मित्रवत नहीं होता है, किसी कार्य के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो वो औपचारिक होते हैं। तो इन दोनों के बीच जो भी संप्रेषण होता है वो औपचारिक ही होता है। या तो कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को संप्रेषित करता है, या कोई निम्न अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को सुझाव या शिकायत संप्रेषित करता है। और तो अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। इस तरह के जो संप्रेषण होते हैं अधिकतर लिख कर दिए जाते हैं, और इसमें केवल अधिकृत सोची समझी सूचनाओं का ही आदान प्रदान किया जा सकता है। मतलब कि इसमें केवल अधिकृत बातें ही लिखी जाती है और सोची समझी सूचनाओं का ही आदान प्रदान बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट किया जाता है। इसमें अन्य बातें नहीं लिखी जाती है। और इसमें के जो भी पद श्रृंखला पहले से तय होती है कि पहले क्या लिखना है। जैसे कि आवेदन पत्र हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, ये सभी चीज़ पहले से ही तय होता है क्या लिखना है। फिर उसमें कुछ लोग हम लोग जोड़ घटा देते हैं। इसके क्या लाभ हैं, यह संप्रेषण क्या होता है, उचित और प्रभावशाली होता है। और जो भी संप्रेषित किया जाता है सूचना, वो पहले दी गए आदेश को से तालमेल बिठा कर दिया जाता है। और इसमें संदेश की जो भाषा होती है वो कर्मचारी और अधिकारी जो होते हैं उनके समझ के अनुरूप दिया जाता है और उनके ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है। इसका आगे का जो है कि इसमें क्या है कि यह जो संप्रेषण है इसका जो एक निश्चित मार्ग होता है, एक निश्चित सोपान होता है कि पहले को कौन सा अधिकारी संप्रेषित करेगा, फिर उसके बाद से कौन सा अधिकारी संप्रेषित करेगा। इसका एक सोपान होता है और एक लक्ष्य होता है, उसी का अनुरूप ये संप्रेषण किया जाता है। और इसमें क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, लक्ष्य की प्राप्ति यानी प्रापक की ओर से, इसका अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, नियंत्रणीय संप्रेषण। यह संप्रेषण क्या है, नियंत्रित संप्रेषण होता है। इस पर क्या होता है, इस संप्रेषण पर जो भी प्रबंधक होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका इस संप्रेषण पर पूरा अधिकार होता है। और इस सूचना को पूरे जो भी प्रापक होता है वो गंभीरता से लेता है और इसको वह नकार नहीं सकता, क्योंकि यह आदेशात्मक संप्रेषण होता है। इस संप्रेषण के कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है कि इन सूचनाओं में थोड़ी देरी हो जाती है। ये सूचनाएं इतने माध्यमों से गुजरना पड़ता है कि नहीं चाहते हुए भी इस पर बहुत सारा देरी हो जाती है और समय पर इस पर कार्यवाही नहीं हो सकती। इस प्रकार के संप्रेषण पर जैसे कि टाइप करना, फिर सूचना को भिजवाना, सूचना का निर्माण करना, तो इसमें काफ़ी देरी लग जाती है। इसका एक और दोष है कि यह नौकरशाही को जन्म देता है। इसमें जो भी सूचनाएं निकलती है वह संगठन के अनुरूप ही निकलती है, संगठन के हित को ध्यान में रख करके निकलती है। तो इसमें जो अफसरशाही का जन्म हो जाता है। इसमें एक और दोष है कि उच्च अधिकारियों पर कार्यभार वृद्धि हो जाती है। इसमें उनका कार्यभार बढ़ जाता है। उनका तो अपना कार्य तो होता ही है, साथ ही साथ उस कार्य के लिए भी इनको सूचनाएं संप्रेषित करनी पड़ती है, जिससे उनका कोई डायरेक्टली संबंध नहीं होता है, फिर भी उस सूचना को संप्रेषित करना पड़ता है इनको। उसके साथ कोई इनका सीधा संबंध नहीं होता है। अगला है अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक का मतलब हुआ कि जो भी संप्रेषक या प्रापक जो हैं
सूचना प्राप्त करने वाले या सूचना देने वाले उनके बीच मित्रवत संबंध होता है। और इस तरह के संप्रेषण को क्या बैठकर बातचीत के माध्यम से किया जाता है। और इनको कोई लिखित संप्रेषण इनके माध्यम से नहीं होता है। और या फिर ये समान स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं उनके बीच ये संप्रेषण होता है। और इस संप्रेषण को अंगूरी लता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सूचनाएं क्या होती है, कानों कान फैलती है। एक कान से एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, और फिर तीनों अगले तीन से कहते हैं। और इस तरह की सूचनाओं का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिधर भी घूम गया उसी तरफ बढ़ते चला जाता है। इसलिए इसको अंगूरी, ये जैसे कि अंगूर का बेल होता है, इसलिए इसको अंगूरी बेल संप्रेषण भी कहते हैं। तो इसके अनौपचारिक संप्रेषण ये कुछ विशेषताएं भी हैं, उन विशेषताओं को देखते हैं। इसकी विशेषता होती है कि अब ज़्यादातर आमने सामने बैठ कर किया जाता है और सोपान श्रृंखला से होकर नहीं गुजरता, वह किसी भी तरह से चलता है यह। और यह संपर्कों की संबंधकों की निकटता और संपर्कों की मौजूदगी पर निर्भर करता है, और न कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पदस्थिति पर। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कौन किस पद पर है, सबके साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है। इसका एक और विशेषता है कि अनौपचारिक संप्रेषण उतनी ही तेजी से फैलती है जितनी तेजी से जंगल में आग फैलती है, क्योंकि इसमें सनसनी पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। सनसनी पैदा करने की प्रवृत्ति कैसे होती है? क्योंकि जो भी आदमी इस सूचना को सुनता है वह अपनी ओर से मिर्च मसाला लगा के दूसरे को बताता है, क्योंकि इस सूचना के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर वह दिखाना चाहता है। इसीलिए यह इसमें लोग क्या करते हैं, मूल सूचना में से कुछ न कुछ अपने तरफ से जोड़ जड़ करके अगले व्यक्ति तक सुनाते हैं। आगे है कि इसमें अक्सर अफवाह और गलतियों का सराबोर होता है, गलतफहमियों का सराबोर होता है। अगर कोई अधिकारी अपनी निजी राय भी देता है तो लोग उसको आने वाले आदेश की सूचना समझ लेते हैं कि इस तरह की सूचना आदेश निकलने वाला है, और उस पर फिर अधिकृत सूचना भी मानने लगते हैं लोग, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो जब व्यक्ति अधिकारी अपनी निजी राय देता है तो लोग समझते हैं कि यह आदेश निर्गत होने वाला है। अनौपचारिक संप्रेषण के कुछ लाभ हैं। इसके क्या लाभ हैं? अनौपचारिक संप्रेषण क्या है? विचारों का आदान प्रदान का बहुत लचीला माध्यम है, क्योंकि इसमें पद, स्थिति और श्रृंखला का, आदेश श्रृंखला का ध्यान नहीं रखा जाता है। सही बात है, ये बहुत ही लचीला होता है। इसमें पद स्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता है और आदेश श्रृंखला का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसमें एक और है कि लोकमत का सही ज्ञान, मतलब कि लोकमत का होता है कि लोगों के जो, बहुत से लोगों का जो मत होता है उसका सही ज्ञान पता चलता है। जैसे कि अनौपचारिक संप्रेषण में संगठन में काम करने वाले भिन्न भिन्न लोगों की निजी राय लगभग सही अच्छी जानकारी देती है। मतलब कि एक संगठन में अगर 10 लोग हैं, 10 लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं तो उनसे जो भी बातें निकल कर आती है वो अच्छी होती है और सही होती है। इसका एक और विशेषता है कि यह बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि यह क्या होता है कि कानों कान फैलता है, बहुत तेजी से फैल जाता है। और इसमें एक और विशेषता है कि यह परस्पर सहयोग और सद्भाव की भावना को विकसित करता है। जब लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं, कोई संप्रेषण, कोई सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं तो उनके बीच सहयोग और मित्रता का विकास होता है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच। अनौपचारिक संप्रेषण के कुछ दोष भी हैं। अब ये दोष क्या है, उस दोष को देख लेते हैं। अब इस संप्रेषण में, अनौपचारिक संप्रेषण में सच कम और अफवाह ज़्यादा होती है। कई बार तो इसके कारण संगठन में मतभेद भी पैदा हो जाता है और गलतफहमियों का बाजार गर्म कर हो जाता है, जिससे असामाजिक तत्व इसका लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी लोग मूल सूचना में मिर्च मसाला लगा कर बात करते हैं तो वो सूचनाएं गलत स्वरूप धारण कर लेती है, और इससे गलतफहमी, लोगों के बीच गलतफहमी होता है, और इससे असामाजिक तत्व इसका लाभ उठा सकते हैं इससे। अगला है कि असंगठित संप्रेषण, मतलब कि इसमें जो है संप्रेषण क्या है, असंगठित है। कि यह डर रहता है कि हम जो सूचना संप्रेषित कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, वह संबंधित व्यक्ति तक पहुंच भी पाएगा कि नहीं पाएगा। मतलब कि हम अब किसी से कोई बात कहना है, डायरेक्टली उससे नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति से कहवाना चाहते हैं, तो यह डर है कि यह बात उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है।
इसका अगला है कि नियंत्रण में कठिनाई। एक बार सूचनाएं चल दी तो फिर इसका कहाँ पर अंत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब कोई बात एक बार मुंह से निकल जाती है और किसी दूसरे ने सुन ली, वो बात वह कितने लोगों से कहेगा, वो फिर तीसरा आदमी कहाँ कहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यह बात कहाँ तक जाएगी इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगला है अधोमुखी संप्रेषण। अधोमुखी संप्रेषण का मतलब ऐसे संप्रेषण से है जो कि उच्च अधिकारी से संप्रेषण। ऐसा संप्रेषण क्या होता है कि उच्च अधिकारी से चलकर निम्न अधिकारी की ओर जाता है। विपणन मतलब कि व्यवसाय के प्रबंधक को विक्रय का आदेश देना, जो भी होता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। और इसमें क्या इसकी विषय वस्तु क्या हो सकती है? सूचना हो सकती है, निर्देश हो सकती है, आदेश हो सकती है, संस्था का उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यक्रम जो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और यह उच्च अधिकारी से चल करके निम्न अधिकारी की ओर जाती है। अधोमुखी संप्रेषण का लाभ होता है कि यह सभी कर्मचारियों को संप्रेषण के एक सूत्र में बांधकर और एक दिशा में बढ़ता है। जैसे कि उच्च अधिकारी द्वारा कोई निर्देश दिया गया और वह निम्न अधिकारी की ओर बढ़ता है। इस संप्रेषण से सभी एक सूत्र में एक दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं और यह निम्न अधिकारियों के कार्यों में तालमेल बना के रखता है। और उन उच्च प्रतिबंधक मतलब कि जो भी उच्च प्रतिबंधक हैं उनकी योजनाओं, नीतियों, निर्देशों, मांगों को तत्काल जानकारी मिलती रहती है। मतलब जो भी उच्च प्रबंधक हैं उनसे जो क्या है, सही नीति, योजना और निर्देशों की जानकारी मिलती रहती है निम्न कर्मचारियों को। इसका एक और लाभ यह है कि यह क्या करता है कि संप्रेषण से अधिकारी के निम्न स्तर की अधिकारी के जो कठिनाइयाँ होता है उसको दूर कर पाते हैं और इससे उद्देश्य को प्राप्ति में पूर्ण योगदान दे पाते हैं छोटे अधिकारी अपने बड़े अधिकारी के साथ में। अगला है क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज संप्रेषण का अर्थ होता है कि वह समतल संप्रेषण है, यानी समान अधिकारियों के बीच होता है या समान व्यावसायिक विभागों उपक्रमों के बीच में होता है। समान स्तर का अधिकारी इसमें करते हैं संप्रेषण, और ये संप्रेषण लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता यह है कि समान अधिकारियों के बीच होता है, समान स्तर के अधिकारी के बीच, और यह अनौपचारिक भी हो सकता है और औपचारिक भी हो सकता है, परंतु इसमें अनौपचारिक संप्रेषण को ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसमें जो विषय वस्तु सूचनाएं होती है, निवेदन, सुझाव, पारस्परिक समस्याएं, समन्वय आदि सभी जानकारियां इसमें रहती है। इसके लाभ है कुछ, इस लाभ को भी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ है। कि इसमें कह रहा है कि समान संप्रेषण में समान स्तर के अधिकारियों में क्या होता है, समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि एक अधिकारी जो होता है अपने दूसरे अधिकारी के कार्य के बारे में अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए उनके कार्यों में दोहराव नहीं होता है कि एक ही कार्य को दो आदमी अलग अलग जगहों पे करना शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही कार्य को दो आदमी करने लगे। सबको सबके कार्य के बारे में जानकारी होती है तो उस कार्य में दोहराव नहीं होती है। और इसका एक और ये भी है कि सभी संप्रेषण एक ही विभाग में एक ही दिशा में संतुलित, समन्वित, संयोजित प्रयास करते हैं, जिससे संस्था की कुशलता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि सभी विभाग जो क्या है सबके बारे में पता है तो संतुलित रूप से और समन्वित रूप से संयोजित प्रयास करते हैं और इससे कार्य की कुशलता में वृद्धि होती है। अगला है कि संप्रेषण प्रक्रिया में कुछ तत्व होते हैं। वो तत्व कौन कौन से होते हैं तो इस पर थोड़ा सा पहले हमने चर्चा कर लिया है, फिर भी कर लेते हैं। इसमें तो पहला होता है प्रेषक जो संदेश भेजता है। दूसरा होता है संदेश, जो कोई सूचना, विचार, सुझाव होता है वो। इसके बाद एक नया ये आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब हुआ कि किसी भी संप्रेषण में आजकल डिजिटल माध्यम हो गया है तो सूचनाओं को किसी चित्र, शब्द आदि में बदलने की प्रक्रिया होती है। कोई इमोजी भेजते हैं, कोई चित्र भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर आजकल बहुत चलता है, कप का, चाय का एक फ़ोटो भेज देते हैं, कोई हंसी का फ़ोटो, एक मुखड़ा भेज देते हैं। तो ये एनकोडिंग होता है। कोई संदेश होता है, मतलब कि संकेत माध्यम होता है, ये होता है। दूसरा होता है माध्यम, जो कि कूटबद्ध संदेश को प्राप्तकर्ता के पास भेजा जाता है। इंटरनेट हो गया या फिर कोई भी पत्र हो गया या जो कुछ भी है माध्यम। दूसरा आता है डिकोडिंग,
डिकोडिंग का अर्थ होता है कि संदेश, अगर हम किसी संदेश को कोडिंग करके भेजते हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसको पढ़ता है, डिकोडिंग करता है, समझने का प्रयास करता है, और वह एनकोडिंग के चिन्हों को प्रेषण की प्रक्रिया, मतलब कि जो भी प्रतिक्रिया होती है, संप्रेषित होते हैं, उस संप्रेषित को वो उस अर्थ में समझता है जिस स्वरूप में उसको भेजा गया होता है, उसी को डिकोडिंग कहते हैं। और होता है जिसका कौन करता है, यह प्राप्तकर्ता करता है, संदेश को प्राप्त करने वाला करता है। तो अब इसके बाद क्या, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश को एक व्यक्ति से प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता की गतिविधियां सम्मिलित होती है, जो यह संकेत करती है कि प्रेषक द्वारा भेजा गया प्राप्त कर ले। मतलब कि ये प्राप्तकर्ता क्या करता है, एक फीडबैक भेजता है, प्रतिपुष्टि भेजता है, जो जिससे पता चलता है प्रेषक को कि हमने जो भी संदेश भेजा था उसने वह प्राप्त कर लिया। उसके बाद एक शोरगुल ध्वनि आता है। तो शोरगुल ध्वनि तो सामान्य है कि जब भी कोई आदमी संप्रेषित करता है, संप्रेषण करता है, तो उसमें शोरगुल ध्वनि बाहरी तत्व आ जाते हैं। कभी कभी हम भी जब आपके सामने जब संप्रेषित कर रहे हैं सूचनाएं, इसमें क्या होता है कि शोरगुल बैकग्राउंड साउंड आ जाता है कभी कभी। तो ये नेचुरली है, इसलिए इसको संप्रेषण से अलग रखकर नहीं अध्ययन किया जा सकता है। अब है कि संप्रेषण के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि संप्रेषण किस प्रकार करना चाहिए। तो संप्रेषण पूर्वाग्रह और तनाव से मुक्त होकर करना चाहिए। मतलब पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पहले से जो मान्यता हमारे विचार में है, धारणाएं हैं, उससे मुक्त होकर के और तनाव से मुक्त होकर करना चाहिए। और वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों का विश्लेषण करना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो। और प्राप्तकर्ता के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि हम संप्रेषित कर रहे हैं कोई सूचना और हमें पता चलता है कि हम जो भाषा में बात कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम चाइनीज भाषा में कर रहे हैं और सुनने वाला भोजपुरी है, तो क्या होगा, हम ची चाँ चूँ कुछ करके रह जाएंगे और वो सुनने वाला कहेगा कि क्या बकबका के चला गया, लगता है कि ये पागल आदमी है, चाहे हम कितने भी महत्वपूर्ण सूचना को संप्रेषित क्यों न कर रहे होते हैं। उसके बाद में होता है कि प्राप्तकर्ता, अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद में है ग्राही की संवेदनशीलता की जानकारी। मतलब कि हम संदेश को खूब अच्छे से सुनाना चाहते हैं, परंतु सुनने वाला क्या है कि वह उस संदेश के प्रति संवेदनशील नहीं, वह सुनना ही नहीं चाहता है, तो जबरन किसी को संदेश कोई हम नहीं सुना सकते हैं। अगला है कि उद्देश्य के अनुरूप संप्रेषण होना चाहिए, कि मतलब कि उस संदेश का संप्रेषण करने का क्या उद्देश्य है, उसके अनुरूप ही हमको संप्रेषण करना चाहिए। उसके बाद है संदेश की पुनरावृत्ति। संदेश की पुनरावृत्ति कुछ हद तक ही अच्छी लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा पुनरावृत्ति करेंगे तो लोग बोरियत महसूस करने लगेंगे। इतना ही पुनरावृत्ति होनी चाहिए जितने से कि वह आदमी आसानी से समझ सके। और संकेत जो होना चाहिए उसमें सरल और सुबोध होना चाहिए। संप्रेषण कैसा होना चाहिए कि सरल और सुबोध हो, जो व्यक्तियों को आसानी से समझ में आ जाए। संप्रेषण में क्रियाओं एवं विचारों पर संगति। मतलब कि अगर संप्रेषण कर रहे हैं तो संप्रेषण क्रिया और हमारे जो विचार हैं इनमें एक मेल होना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि संप्रेषण प्रभावी हो और समय पर संदेश की पहुंच और संप्रेषण को प्राप्तकर्ता तक सही समय पर पहुंच जाना चाहिए, ताकि वह संप्रेषण क्या हो, प्रभावी हो और सही समय पर उसका कार्यान्वयन किया जा सके। मित्रों, इतना ही के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर अगले वीडियो में संप्रेषण के कुछ MCQ और ऐसे कुछ बचे हुए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, आपसे फिर बार आग्रह है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।